Thank you very much, Dr. Pallavi ma'am, for such a wonderful interaction, such a wonderful introduction. Sorry. Uh, Thank you very much, Datta sir, for the opening introduction. और आज इस व्याख्यान में, ये सेशन में सबसे बड़ा जो कड़ी बोलूँगा आपके और हमारे बीच में जिन्होंने मुझे अवसर दिया है आपसे जुड़ने का, वो मेरे दोस्त भी हैं, और हम बोलेंगे कि हमने बहुत एक क्वालिटी टाइम साथ में बिताया है। एनसीसी में हम 3 महीने तक एक ही जो कंपनी सिस्टम रहता है उसमें अलग अलग कंपनीज हो जाती है, तो एक ही शिवाजी कंपनी के हम साथी रहे हैं। डॉक्टर हरिबाबू पावड़े सर बहुत मेहनती और हमेशा दूसरों को प्रेरित करने वाले डॉक्टर हरिबाबू पावड़े सर, जिन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया आपसे जुड़ने का, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में ही ये बड़ा ही यूनिक, जैसे ही पावड़े सर ने मुझे बोला कि ऐसा हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसके अंदर हम जीजाबाई से लेके सावित्रीबाई फुले जैसे महिला जो नेतृत्व करने वाले हमारे देश में, जो कि बड़े ही विजनरी और अपने समय के हिसाब से बहुत आगे सोचने वाले, एक ऐसी माता जिन्होंने शिवाजी जैसे वीर को जन्म दिया, ना केवल जन्म दिया बल्कि उनको एक मजबूत योद्धा प्रशासक बनने के लिए भी उतना ही उनको श्रेय जाता है। साथ में ही सावित्रीबाई फुले, जिनको पूरा देश जानता है, पहली महिला शिक्षक हैं जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए उस समय सोचा जब कोई भी नहीं सोच पा रहा था, या फिर हम उस फ्रेमवर्क में ही नहीं थे उसी समय। तो इन दोनों की बर्थ डेट्स के बीच में ये जो प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज करा है, ये बहुत ही शानदार थीम के साथ में आपने ऑर्गेनाइज करा है। इसके लिए भी मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री और इनर व्हील क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। जब डॉक्टर हरिबाबू पावड़े सर से बात हुई तब उन्होंने बोला कि जो प्रोग्राम है वो महिलाओं से आधारित हो, जुड़ाव रखने वाला हो, तो ऐसा कुछ आप कर पाओ तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो मैं कॉमर्स फैकल्टी हूँ, तो कॉमर्स फैकल्टी होने के नाते जो महिलाओं का उद्यमिता में जो आज के दिन स्थान है, जो जितना अच्छा कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करना शायद सबसे सही तरीका था, सबसे सही वजह थी। और मैंने डॉक्टर हरिबाबू पावड़े सर से रिक्वेस्ट करी कि जो आज के टाइम में भारतीय महिला उद्यमी हमारे देश में बढ़ चढ़ के जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करा है, देश को अपलिफ्ट करने में कंट्रीब्यूट करा है, उन्हीं को लेके मैंने फिर एक प्रेजेंटेशन बनाई, डिजाइन करी है, तो वो आज आप सबके बीच में साझा करूंगा। तो अगला जो अपना 40 मिनट का जो समय है वो हम प्रेजेंटेशन पे रन करेंगे। मुझे स्क्रीन शेयर का राइट? हाँ, दे दिया। ओके, यस यस, इज इट विजिबल? यस यस। ओके, तो शुरुआत करते हैं। टोटल कुछ 22 स्लाइड्स हैं, सो हर स्लाइड में अगर हम 2 मिनट लेते हैं तो मेरे ख्याल से अपन एकदम सही से इस टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे। और अब ये ज्यादा ठीक नजर आ रहा है फुल स्क्रीन में? यस सर। ठीक है, तो आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। जितनी महिला उद्यमियां हैं जो अच्छा कर रही है, उनमें से कुछ हमने इस समय की अवधि को देखते हुए कुछ को हमने इस प्रेजेंटेशन में शामिल करा है। मैं नहीं बोलूंगा कि सभी उद्यमियों को मैं शामिल कर पाया, लेकिन फिर भी कोशिश करी गई है जो सबसे श्रेष्ठ कर रहे हैं उनको शामिल किया जाए। तो शुरुआत में एक बड़ा ही जो वर्ड है चर्चा में रहता है आजकल, उस वर्ड से ही शुरुआत करना चाहेंगे, यूनिकॉर्न कंपनी। आप नीचे एक तस्वीर भी देख पा रहे होंगे, तो इस तस्वीर से हम जोड़ते हुए इसको इस वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। जो टीचिंग फैकल्टी हैं ऑलरेडी, उन सबको तो ये इसका अंदाजा अच्छे से होगा, लेकिन जो बच्चे जुड़े हुए हैं शायद उनमें से कुछ को अंदाजा हो, कुछ को ना भी हो, तो उन्हीं की समझ के हिसाब से हम यूनिकॉर्न कंपनी को समझना चाहेंगे। नीचे एक हॉर्स दिया गया है और हॉर्स के माथे के सेंटर में एक सींग नजर आता है। तो ये जो इस तरीके का रेयर क्रीचर बताया गया है कि ऐसा एक कहानियों में, किस्से कहानियों में इस तरीके का कोई एनिमल होता है
जो कि अपने आप में बड़ा रेयर होता है, कम ही पाया जाता है, उसको हमने शब्द दिया है यूनिकॉर्न। और इसी शब्द को जोड़ते हुए 2013 में एलिन ली करके एक वो भी महिला रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये है, उन्होंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस करा था, वो था यूनिकॉर्न कंपनी। यूनिकॉर्न कंपनी आज के जितने भी कॉर्पोरेट के हम स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं उनसे रिलेट करके देखते हैं तो हम बोलेंगे कि यूनिकॉर्न कंपनी वो कंपनी होती है, दो ही शब्दों पे मुख्य जोर दिया गया है। पहला शब्द है कि प्राइवेटली हेल्ड होनी चाहिए, और दूसरा कि उसकी कैपिटल जो है वो $1 बिलियन हो जानी चाहिए। जो भी कंपनी ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है उस कंपनी को हम यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। भारत में जो एक मोमेंटम है, हम 100+ यूनिकॉर्न कंपनीज ऑलरेडी हमारे देश में आज के दिन एग्जिस्ट कर रही है, और इंटरनेशनली भी अगर अपन बात करें तो अमेरिका और चाइना के बाद में भारत जो है यूनिकॉर्न में तीसरे पायदान पे अभी है। तो इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज, आप यूनिकॉर्न कंपनीज को सर्च करोगे तो जितने भी नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो भी 1 बिलियन को टच कर जाता है। अब इसमें प्राइवेटली हेल्ड एक वर्ड, इसको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, चर्चा करना चाहूंगा। प्राइवेटली हेल्ड, आपने देखा होगा कि कंपनीज लिस्ट होती है तो आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसको बोलते हैं, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जाके खुद को लिस्ट करती है। जैसे वो लिस्ट करती है, इसका मतलब ये हो गया कि वो पब्लिक डोमेन में आ गई, लोगों से उसने पैसा इकट्ठा किया है, बदले में शेयर दिए हैं। तो यहां पर जो यूनिकॉर्न कंपनी है वहां पे वो पब्लिक में नहीं आई है, फंड रेज किया है, प्राइवेटली उसको किया है, कुछ एक इन्वेस्टर्स उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसकी जो कैपिटल है वो $1 बिलियन को अगर टच कर जाती है तो उसको यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। तो शुरुआत में इस परिभाषा से, इस यूनिकॉर्न वर्ड से करना चाहूंगा, क्योंकि इस वर्ड को भी जो इंट्रोड्यूस करा था वो भी एक महिला थी, इसीलिए ये सबसे अच्छा शुरुआत का टॉपिक हो सकता है। दूसरा जो है, अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो बहुत जल्दी से अगर हम सोचे तो हमें नाम याद आ जाते हैं कि भाई कोई 5 बिजनेसमैन का नाम अगर हम सोचते हैं, आप भी अपने हिसाब से सोचोगे तो शायद आपको याद आने शुरू हो जाएंगे। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे बायस होकर शुरुआत मुकेश अंबानी जी से ही कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा आपने परिचय में बताया भी, मैंने रिलायंस में लंबे समय तक काम किया है, तो हो सकता है आप मुझे थोड़ा बायस बोल सकते हो। जैसे ही हम कोई भी बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो हमें एक पुरुष बिजनेसमैन का ध्यान आता है। तो उसी सीक्वेंस में अगर सोचें हम कोई 5 बिजनेसमैन का, तो हो सकता है आप मुकेश अंबानी बोलो, हो सकता है आप गौतम अदानी बोलो, हो सकता है आप आनंद महिंद्रा बोल दो, हो सकता है आप उदय कोटक भी बोलो, हो सकता है आप राजीव बजाज भी बोलो। इनके अलावा भी आप हर बिजनेस के बारे में सोचोगे तो लगभग लगभग आपको पुरुष जो बिजनेसमैन है वही दिमाग में आते हैं। लेकिन आज की प्रेजेंटेशन में हम इसको एक तरीके से स्टोरी टेलिंग के हिसाब से कनेक्ट करना चाहेंगे कि पुरुष बिजनेसमैन तो याद आ गए हैं हमें, लेकिन जब अगर हम बात करते हैं कि कोई 5 महिला उद्यमी हम सोचें, अगर हम ऑनेस्टली अभी सोचें इसी सेशन में चलते समय, तो क्या हम 5 महिला उद्यमियों के बारे में बता पाएंगे कि ये 5 महिला उद्यमी हैं हमारे देश में, जो ज्यादा सोशली कनेक्टेड हैं या न्यूज़पेपर्स में ज्यादा अपडेटेड हैं? वो हो सकता है 1 बताए या 2 बताए या 3 बताएं, लेकिन मुझे लग रहा है वो भी 5 बताने में थोड़ा सा चैलेंज फेस करेंगे। तो इसी चैलेंज को दूर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, जब अगली बार कोई इसी तरीके की प्रेजेंटेशन हो जहां पे कॉमर्स के बारे में कोई बात पूछी जाए या महिला उद्यमियों के बारे में जो बात पूछी जाए, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम हम 5 नाम उस समय बता पाए। आज के अपने प्रेजेंटेशन का जो पर्पज है वो यही है। तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ में। जो पहली बिजनेस वूमेन को हमने आज के दिन चर्चा का विषय बनाया है वो फाल्गुनी नायर है। आप सभी ने सुना होगा, खासकर जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं वो जरूर जानते होंगे, क्योंकि इनका जो कंपनी है, जो इनके स्टार्टअप है, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लेके जुड़ाव रखता है। नायका इनकी कंपनी का नाम है, मेरे ख्याल से हम सभी ने इसको सुना है, जाना है। फॉर्चुनेटली मुझे अवसर भी मिला है इनकी हेड ऑफिस पहले तो वर्ली में होता था, अभी कुछ चेंज हुआ तो मुझे आइडिया नहीं है वहाँ जाने का।
और एक डायनेमिक सा एक एनवायरनमेंट वहाँ पे आपको मिलता है, एक अलग तरीके का कल्चर, बड़ी ही वाइब्रेंट तरीके का कल्चर मिलता है। यंग यूथ वहाँ पे बहुत हैं काम करने वाले, और बहुत ही जोश के साथ में, पर्सनल इंटरेस्ट के साथ में वहाँ पे वो काम करते हैं। तो फाल्गुनी नायर मैडम का हम कुछ परिचय और कुछ उनकी कंपनी का परिचय इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। फाल्गुनी नायर मैडम जो है वो बहुत ही वेल रिनोन्ड पर्सनालिटी है बिजनेस कम्युनिटी में, बिकॉज ऑफ हर एजुकेशन, बिकॉज ऑफ हर प्रीवियस एक्सपीरियंस। उन्होंने सिंस शी इज आल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र, सिंदनम कॉलेज, शायद आपने सभी ने सुना होगा, बड़ा फेमस कॉलेज है, वहां से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी है। और उसके बाद में IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से इन्होंने बाद की पढ़ाई करी, जो कि MBA करी। उसके बाद में इन्होंने कुछ रिसर्च कंपनीज को ज्वाइन करा। कोटक महिंद्रा बैंक को भी काफी लंबे समय तक, 2 डिकेड्स तक इन्होंने सर्व किया है। उसके बाद में आप समझिए इतना साल काम करने के बाद में फिर इनके एक विचार आता है कि चलो कोई नया बिजनेस शुरू करा जाए, नया स्टार्टअप शुरू करा जाए। और इन्होंने नायका जो एक कंपनी है उसकी शुरुआत करी 2012 के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और इनकी 2023 की अगर हम अप्रोक्सीमेटली रेवेन्यू की बात करें तो वो 5,000 करोड़ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस नाम को आगे कभी भी हम याद करेंगे तो नायका और फाल्गुनी नायर मैडम का नाम हम जरूर याद रख पाएंगे। फिर हम गजल अलाह का नाम याद करते हैं। देखिए, मामा अर्थ मेरे ख्याल से आजकल हर घर में ये प्रोडक्ट यूज हो रहा होगा, स्पेशली जहाँ पे फीमेल्स बड़े सेलेक्टिव होके कोई प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, वहाँ पे मामा अर्थ जो है जरूर इस्तेमाल किया जा रहा होगा। तो गजल अलाहा वैसे ही एक एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने मामा अर्थ को इंट्रोड्यूस करा है। और मामा अर्थ कहीं ना कहीं जब हम ये मान के चलते हैं कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं या कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट हैं जो आपको स्किन को डैमेज कर रहे हैं या बच्चों की स्किन को डैमेज कर सकते हैं, तो उस कैटेगरी में मामा अर्थ ने अपने आप को नए रूप में प्रेजेंट करा है। और नए रूप में प्रेजेंट करने के साथ में ही उन्होंने कोशिश करी है कि वो कितना स्किन फ्रेंडली या कंज्यूमर फ्रेंडली एक प्रोडक्ट को डेवलप करा जाए और कंज्यूमर्स तक प्रोवाइड कराया जा सके। तो मामा अर्थ ने अपने आप को एक यूनिक उस ट्रे में कैटेगरी में डाला है, जहां उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और ये एक D2C है। D2C, देखिए कुछ छोटी छोटी टर्म्स आएंगी वो हम चर्चा करते जाएंगे, क्योंकि ये D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। देखिए कुछ ऐसा होता है कि कंपनी टू कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस, कुछ बिजनेस जाती है। तो ये डायरेक्ट का प्रोडक्ट है। पढ़ाई करी हुई है, उसके बाद में अदर इंस्टीट्यूशन से और सर्व करने के बाद में इन्होंने मामा अर्थ प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जो कि होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बैनर के नीचे है। मतलब आप समझिए एक ब्रांड अलग चीज होती है और कंपनी अलग चीज होती है। तो कंपनी तो इनकी होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड है, जो ब्रांड है जो कि पॉपुलर है लोगों की, आपके और मेरे बीच में, वो मामा अर्थ है। इनकी भी अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो 1,000 करोड़ की रेवेन्यू रही है। फिर हम वंदना लूथरा की बात करते हैं। वंदना लूथरा अगेन, ये भी ब्यूटी सेगमेंट में इनका बिजनेस है, VLCC। मेरे ख्याल से बहुत सारे हम लोगों ने सुना है VLCC प्रोडक्ट के बारे में। इनकी खुद की जो कंपनी है वो VLCC हेल्थ केयर लिमिटेड है। और ये कंपनी ना केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी, बहुत सारे देशों में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर चुकी है। बहुत जानी मानी बिजनेस वुमेन के रूप में वो फेमस भी है, भारत में भी और विदेशों में भी। अगर हम बात करते हैं इनके नेटवर्क की, तो ये 12 कंट्रीज में ऑलरेडी एक्टिव है इनका बिजनेस। और 300 वेलनेस सेंटर्स भी इन्होंने बनाए हुए हैं विद स्ट्रॉन्ग
डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी कि इनकी प्रेजेंस जो है, कंपनी की इंडिविजुअली जो प्रेजेंस जो है वो काफी अच्छी है। और वंदना लूथरा मैडम की कंट्रीब्यूशन के लिए, बिजनेस कंट्रीब्यूशन के लिए इनको 2013 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। और जो कंट्रीज की हम बात करें जहाँ पे स्पेशली ये अपनी रीच रखते हैं, उनमें मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, ईस्ट अफ्रीका है, इनके अलावा यूएई, ओमान, कुवैत, केनिया, ऐसे भी देश हैं जहाँ पे भी एलसीसी काफी काफी पॉपुलर जो प्रोडक्ट है माना जाता है। फिर जो अगला जो एग्जाम्पल है वो हम उपासना टाकू मैडम का देंगे। आप सभी ने सुना होगा मोबी क्विक के बारे में, क्योंकि आजकल पूरा जो जमाना है, हम पॉकेट में कैश रखना ऑलमोस्ट हमने बंद कर दिया है। हर चीज़ है वो डिजिटली हम पे कर रहे हैं, चाहे वो फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो। उसी कड़ी में एक अलग तरीके की चीज बीच में लॉन्च करी गई थी, उसका नाम मोबी क्विक है। ये डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल उसी तरीके से है। और ये अपने आप में एक इनोवेटिव, देखिए हर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कोई फोन पे को यूज कर रहा है, कोई गूगल पे को यूज कर रहा है, बहुत सारे पहले पेटीएम को यूज कर रहे थे, फिर कुछ लोगों ने स्विच करके फोन पे को यूज करना चालू कर दिया। तो बेसिकली मेरा कहने का पर्पज ये है कि कुछ ना कुछ यूनिकनेस किसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती है, या तो उनकी सिक्योरिटी सेटअप बहुत अच्छा है, आपको कहीं फील आता है कि मैं कहीं चीट नहीं हो सकता अगर मैं ये ऐप को यूज कर रहा हूँ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बहुत यूजर फ्रेंडली है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस मुझे केवल एक लॉगिन पे मिल रहे हैं, तो आप उस कंपनी की तरफ स्विच करना शुरू कर देते हैं। वैसा ही जो उपासना टाकू मैडम ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम मोबी क्विक था, ये एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल पेमेंट का। आप ऑनलाइन अगर किसी चीज को पे करना चाहते हो तो वो मोबी क्विक के थ्रू किया जा सकता है। मोबी क्विक लॉन्च करने से पहले उपासना मैडम पेपैल और HSBC के साथ में भी लंबे समय तक जुड़ी हुई रही है, और वहां पर भी उन्होंने काम किया है। देखिए ये जो एक्सपीरियंस होता है, आप किस तरीके का बिजनेस में लॉन्च कर सकते हो खुद को, कैसा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, जहां पे आपने काम किया होता है वहां की आप बारीकी सीख सकते हैं, और उसके बाद में आप अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि मोबीक्विक का एक यूनिक भी फीचर था, और उस यूनिक फीचर को हम BNPL बोलते हैं, बाई नाउ पे लेटर। यानी एक तरीके से आपको क्रेडिट, उधार पे आपने कोई बाइंग कर ली है। आपने बीच में ऐसे और भी कुछ एप्लीकेशंस देखे होंगे जो आपको क्रेडिट दे रहे हैं, या तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे। बैंकिंग सिस्टम में क्या है कि या साहूकारी सिस्टम में आप जाओगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलता है। बैंक में जाओगे आपको फॉर्मेलिटीज का ज्यादा करना है, बहुत सारे कागज हो सकता है आपको बनाने पड़े, साइन करने पड़े, हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन, जब पर्सनल लोन जैसी जब चीज़ों में आप बैंक में जाओगे तो अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज क्वाइट हाई। लेकिन जो ये कुछ इस तरीके के एप्लीकेशंस आए थे, उनमें एक मोबी क्विक भी है जिसने ये ऑप्शन आपको दिया कि आप कोई चीज़ को अभी खरीद सकते हो, और उसका पेमेंट है आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ महीना हुआ, 2 महीना हुआ, इस तरीके से आप पेमेंट उसका कर सकते हो। इनका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है, और इंडिया में डिजिटल पेमेंट को लेके इन्होंने बड़ा रिवोल्यूशनरी काम करा है, एक तरीके से क्रांति लेके आए। मोबीक्विक का भी 2023 का जो रेवेन्यू है दैट इज 550 करोड़ रुपीस। और उपासना टाकू मैडम को फॉर्चून इंडिया 40 अंडर 40, उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी ऐसे 40 जो महिला बिजनेस लेडीज का, बिजनेस वुमन का, जिनकी उम्र 40 साल से कम है एशिया लेवल पे, उनके अंदर भी इनको शामिल करा गया था। ये पहली महिला है जिनको वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर है वो देता है या ऑर्गेनाइज करता है। फिर अगला एग्जाम्पल हम देते हैं वो है मीना गणेश मैडम का। अगेन मीना गणेश मैडम एक सीजन हम जिसको बोलेंगे, जो कि बार बार एंटरप्रेन्योर्स, एक्चुअल में एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक हैबिट होता है। आप कुछ नया करने का जब आपका दिमाग ही उसी तरीके से रन करना शुरू कर देता है, तो आप बार बार कुछ न कुछ नया नया इन्वेंट करते जाते हो। वैसे ही मीना गणेश मैडम ने हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी को लेके काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है,
और इसके अलावा उन्होंने आईटी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत काम किया है। शी इज करंटली द को-फाउंडर, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पोर्टे मेडिकल। ये आज के दिन जो पोर्टे मेडिकल करके एक हम बोलेंगे कि एक सुविधा है। ओके, जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज आपको घर पे मिल जाती है, ब्लड टेस्ट वगैरह हो जाएंगे, बहुत सारे टेस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा भी डॉक्टर्स के सजेशंस, ऑनलाइन जुड़ना, और ये इस तरीके के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, कंपनीज आनी शुरू हो गई है। तो ऐसा ही मीना गणेश मैडम ने अपना जो स्टार्टअप किया है जिसका नाम पोर्टे मेडिकल है, वो भी इसी तरीके से जो काम करता है। और इन्होंने ट्यूटर विस्टा को भी को फाउंड किया था बाद में, जो कि पियर्सन कंपनी ने एक्वायर कर लिया था $213 मिलियन में। जैसा मैंने बताया कि मीना गणेश मैडम सीजन्ड जो है स्टार्टअप करते रहते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। तो जो पोर्टे हेल्थ केयर से रिलेटेड जो पोर्टे कंपनी था, पोर्टे मेडिकल, उससे पहले जो इनका था वो कंपनी $213 मिलियन में पियर्सन कंपनी ने खरीदा था, जो कि एक ट्यूटर विस्टा था, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म था। इसके अलावा जो है अगर इनका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस की बात करें तो मीना मैडम ने प्राइस वाटर हाउस कूपर में, माइक्रोसॉफ्ट में, टीसीएस में जॉब किया लंबे टाइम तक। और उसके बाद में इन्होंने पोर्टे मेडिकल सर्विसेज को ना लॉन्च किया। जो पोर्टे मेडिकल सर्विसेज है वो 40 शहरों से ज़्यादा अपनी प्रेजेंस रखता है, यानी कि वहाँ पर उनके सेटअप हैं, ऑफिसेज हैं, या उनका मेडिकल जो उन्होंने सेटअप किया है वो वहाँ पर है। और 5 मिलियन से ज़्यादा पेशेंट्स को इन्होंने सर्व कर दिया है टिल डेट। अब जो अगला नाम है वो मेरे ख्याल से हम में से लगभग सभी ने सुना होगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि जी आज की इस प्रेजेंटेशन में जितने भी हम नामों पे चर्चा कर रहे हैं उनमें से सबसे पॉपुलर नेम्स, सबसे पुराने महिला उद्यमियों का नाम अगर हम लेते हैं तो उनमें किरण मजूमदार शो जरूर होंगे, ये मैं मान के चलता हूँ। किरण मजूमदार शो मैडम को हम बाइकॉन लिमिटेड उनकी कंपनी है उनसे जानते हैं, और उनको बायोटेक क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से भी रिगार्ड किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है कि ये बायोटेक क्वीन है भारत देश की। बेंगलुरु में उनकी कंपनी का सेटअप है और पूरे भारत में ये कंपनी बहुत पॉपुलर है, लिस्टेड कंपनी है। और 1978 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी, और वो भी 10,000 रुपए के साथ में इन्होंने शुरुआत करी थी। और आज जो है इस कंपनी की वैल्यू वो बहुत ज्यादा है, और ना केवल वैल्यू बल्कि बहुत कंपनी को रन करने का जो तरीका होता है जिसको हम गुड गवर्नेंस बोलते हैं, ये अपनी गुड गवर्नेंस के लिए भी जानी जाती है। और जो किरण मजूमदार शाह मैडम है वो टॉप 10 ग्लोबल बायोटेक एम्प्लॉयर्स बाय साइंस मैगजीन में भी नामित हो चुकी हैं। और देखिए जो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे कि पहले भी हमने वंदना लूथरा मैडम के भी टाइम में चर्चा करी थी कि वो पद्मश्री हैं, तो यहाँ पर किरण मजूमदार शाह मैडम पद्मश्री भी हैं, पद्म भूषण भी हैं। ये दो जो सिविलियन अवार्ड्स हमारे जो होते हैं उनमें ये दो अवार्ड्स की अपनी अहमियत बहुत अलग है। टाइम मैगजीन के 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स में भी मैडम नामित हो चुकी हैं, रह चुकी हैं। फोर्ब्स जो मैगजीन पब्लिकेशन रहता है उसमें मोस्ट पावरफुल वुमन की लिस्ट में मल्टीपल टाइम्स इनकी एंट्री रही है। मैं तो बोलूँगा कि लगभग हर साल रहती होगी जहाँ तक मैं समझता हूँ। और इनकी जो रेवेन्यू है कंपनी की दैट इज मोर देन 10,000 करोड़। 12,000 एम्प्लॉइज इनकी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और R&D जो फंक्शन है इनका, R&D भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए मेडिकल से जुड़े हुए फील्ड में ये काम करते हैं, और अगर मेडिकल के फील्ड में आप काम कर रहे हो तो आपको R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगातार काम करने पड़ेंगे, क्योंकि बीमारियां नए नए तरीके की आती है, उनकी खोजबीन, उनका इलाज। अब नए वायरस की आज बहुत चर्चा हो रही है कि एक नया वायरस में भी कुछ 3 या 4 लोग अभी आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। तो
पीछे कोविड भी आया था। तो ये जो एक ऐसी चीज है जिसपे आपको लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना होता है, और उसमें भी किरण मजूमदार शाह की कंपनी जो है बायकॉन लिमिटेड बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती है, और बहुत शानदार इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सिस्टम है। नेक्स्ट जो है विनीता सिंह, शायद चेहरे से भी आप पहचान पाओ, क्योंकि एक बड़ा पॉपुलर टीवी शो रहा है शार्क टैंक, जिसमें नए नए उद्यमियों को या जिनके पास में कुछ आइडियाज हैं उनको बुलाया जाता है, उनके आइडियाज को सुना जाता है। साथ में ही मंच पे कुछ इस तरीके के पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो रहते हैं, जो कि सीड मनी, हम आपने भी सुना होगा कॉलेज सिस्टम में मेनली जब हम नैक वगैरह की बात करते हैं तो सीड मनी की चर्चा करते हैं। तो बेसिकली सीड मनी यानी शुरुआती पूंजी, जो जिसकी हर व्यापार को जरूरत होती है। जैसे हम बोलते भी हैं कि जैसे शरीर में ब्लड का रोल है, वैसे किसी व्यापार में पूंजी का रोल होता है, तो ये पूंजी बहुत जरूरी होती है। तो शार्क टैंक एक बड़ा ही पॉपुलर टीवी शो भारत में टेलीकास्ट होता है, उसमें विनीता सिंह है वो जज बन के भी आते हैं। और अगर इनके स्टार्टअप की बात करें तो विनीता सिंह इज को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स। शुगर कॉस्मेटिक भी अपने आप में एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, वो सप्लाई करता है, मैन्युफैक्चर करता है। विनीता मैडम का एजुकेशन है वो आईआईटी मद्रास और आईआईएम अहमदाबाद से हुआ है। She also co-founded FabBag before Sugar Cosmetic। और शुगर कॉस्मेटिक है वो भारत का लीडिंग ब्यूटी कॉस्मेटिक ब्रांड है, जो कि अपने ट्रेंड, हाई क्वालिटी और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। इनका भी अगर हम 2023 की रेवेन्यू की बात करें तो वो 500 करोड़ इनका रेवेन्यू रहा है। अगला नाम जो है वो है वानी कोलाजी का। वानी कोलाजी जो है अगेन वेंचर कैपिटलिस्ट है। देखिए ये एक थोड़ा सा नया शब्द आया, और इस शब्द की मैं चर्चा पहले भी करना चाह रहा था जब हमने शुरुआत में जब एलन ली की जो बात करी कि उन्होंने यूनिकॉर्न कंपनी वर्ड को कॉइन करा है, तो उस टाइम भी मैं चर्चा करना चाह रहा था, थोड़ा सा मिस हो गया। लेकिन अगेन फॉर्चुनेटली वी गॉट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस ऑन दिस पॉइंट। दो शब्द बड़ी चर्चा में रहते हैं जब कोई भी बिजनेस को आप शुरुआत करने के लिए जा रहे होते हो। एक वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं, कभी कभी दूसरा एक वर्ड जो है उसको एंजल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं। अगेन जो अभी हमने बोला कि पूंजी की बहुत जरूरत होती है व्यापार को शुरू करने के लिए। वेंचर मतलब हम बोलते हैं कि कोई भी नया कोई चीज हम करते हैं, कोई नया आइडिया, कोई चीज पे काम करना है, कोई बिजनेस पे काम करना है, यानी कि वो एक नया वेंचर है, एक नया वो एक्टिविटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। उस वेंचर को लेके जो पूंजी प्रोवाइड करते हैं या करवा सकते हैं, ऐसे लोगों को वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है, इस तरीके की कंपनीज है वो सेटअप हो गई है। और सबसे जो जरूरी बात जो इसमें है, आज के दिन भारत में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, उन हर बड़ी कंपनी के पास में एक कंपनी उन्होंने वेंचर प्राइवेट लिमिटेड नाम से आखिर में ऐसा लिखा हुआ। फॉर एग्जांपल रिलायंस वेंचर प्राइवेट लिमिटेड मिल जाएगा, टाटा वेंचर प्राइवेट लिमिटेड मिल जाएगा, अदानी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड मिल जाएगा। हर बड़ी कंपनी ने इस तरीके से अपनी एक कंपनी बनाई हुई है। उनका एम यही होता है कि जो कंपनी, देखिए सर्वाइवल के लिए जब हम बात करते हैं तो सर्वाइवल के लिए यू हैव टू बी इनोवेटिव, यू हैव टू बी वेरी प्रोग्रेसिव। आपको नया कुछ ना कुछ हमेशा निकाल के लाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है बिजनेस आपका सक्सेसफुल नहीं रहेगा। जैसे आज के न्यूज़पेपर में अगर आप पढ़ोगे तो हिंदुस्तान मोटर्स की एक कार जो है, जो कि किसी जमाने में भारत की इकलौती कार, लग्जरी कार होती थी एम्बेसडर, उसकी चर्चा आई हुई है। एक आर्टिकल आया हुआ है जिसमें उसके बारे में लिखा गया है कैसे वो सरवाइव नहीं कर पाई। इन सब चीजों का भी चर्चा करी गई है। तो सरवाइव क्यों नहीं करी गई कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं इनोवेशन की उसके अंदर कमी थी, नयापन वो नहीं लेके आई। कंज्यूमर्स का जो प्रेफरेंस है, चॉइसेस है, वो बदलती रहती है। और अच्छा और सक्सेसफुल बिजनेस वही है जो कंज्यूमर की चॉइसेस के हिसाब से खुद को बदल लेता है, उस हिसाब से उनको प्रोडक्ट ऑफर करता है। तो
तो कहीं ना कहीं जो एम्बेसडर कार थी वो प्रोडक्ट नहीं वो ऑफर नहीं कर पाई चेंजेस अपने प्रोडक्ट के अंदर, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए लेटर पार्ट में। तो हम बात कर रहे थे कि हर कंपनी अपना वेंचर कैपिटल बना के रखती है ताकि वो नए नए आइडियाज को आइडेंटिफाई कर सके और उन पे पैसा इन्वेस्ट कर सके, ताकि कहीं ना कहीं वो सर्वाइवल में उनको दिक्कत ना आए। साथ में ही वानी कोला मैडम को क्वीन ऑफ वेंचर कैपिटल भी कहते हैं। दूसरा मैंने एक वर्ड और जो साथ में अभी इस्तेमाल करा था, एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी में अगर हम इसको समझना चाहें तो फरिश्ते। तो जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी वही होते हैं। आप नए नए स्टार्टअप्स आप देखोगे, कोई पेटीएम का या जोमेटो का या फ्लिपकार्ट का, आप देखोगे स्टार्टअप आइडियाज लेके आने वाले आप जैसे और हमारे जैसे ही होते हैं, पर जरूरी नहीं सबकी पॉकेट हैवी हो। वो उस समय बाहर मार्केट में जाते हैं फंड रेज करने के लिए, और जहां से वो फंड मिल जाता है उनको हम एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। इसकी भी अलग से कंपनीज, काफी सारी एक्टिव कंपनीज हैं जो कि केवल स्टेक खरीदती है, पैसा ले डालती है प्रोमिनेंट कंपनीज के अंदर, जहां उनको लगता है कि इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, ऐसी कंपनीज के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करती है। और पैसा वो आफ्टर सर्टेन टाइम या तो वो ओनरशिप रखती है, और कई बार जब उनको लगता है कि प्रॉफिट बहुत अच्छा हो गया तो वो उससे सेल आउट करके प्रॉफिट भी बुक करती है। तो ये दो शब्दों की हमने चर्चा करी थी। वानी कोला मैडम को क्वीन ऑफ वेंचर कैपिटल भी बोला जाता है। उन्होंने बहुत सारे वेंचर्स में इन्वेस्ट करा है। इन्होंने सिलिकॉन वैली, जो कि बोलते हैं हम फाउंड स्टार्टअप्स का या आईटी सेक्टर का हब है, वहां पर भी काफी लंबे समय तक काम किया है। और जो भारत के अंदर इनकी जो कंपनी है वो कालारी कैपिटल के नाम से है, जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट या वेंचर कैपिटल के लिए काम करती है। विदेश में काम करने के बाद 2006 में ये भारत वापस लौट आए और इन्होंने कलारी कैपिटल की स्थापना करी थी। इनको भी फॉर्चून इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमन इन बिजनेस में कई दफा शामिल करा गया है। फोर्ब्स की जो दूसरी एक मैगजीन रहती है, एशिया की मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमेन की लिस्ट, वहां पर भी इनको नामित किया गया है। अब बात करते हैं अगले स्टार्टअप की। राधिका घई अग्रवाल मैडम है। राधिका घई अग्रवाल मैडम अगेन जाने जाते हैं शॉप क्लूज के लिए। आपने इनका भी सुना होगा। ये भी एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, जहां पर आप कंपनीज जो है, जैसे हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये भी ऑनलाइन एक सेलिंग प्लेटफॉर्म्स है। एग्जैक्टली वैसा ही शॉप क्लूज भी एक प्लेटफॉर्म है जिनको राधिका घई अग्रवाल मैडम ने इंट्रोड्यूस करा था। राधिका मैडम को भी मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमन और मोस्ट पावरफुल वुमन इन बिजनेस जैसे फॉर्चून के और फोर्ब्स के मैगजीन में इनको शामिल करा गया है। 2011 में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा था। इनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी जो है काफ़ी रिच है। 15 ईयर्स इन्होंने पहले खुद वर्क किया है, उसके बाद में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, और कस्टमर बेस भी जो इनका जो था वो काफ़ी अच्छा था। मार्केट प्लेस काफ़ी इन्होंने रीच किया था। अब हम बात करते हैं अगले स्टार्टअप की, श्रद्धा शर्मा मैडम। और इनका स्टार्टअप थोड़ा यूनिक है, अपने आप में अलग है। जैसे कि आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे कि शी इज होल्डिंग माइक एंड शी मस्ट बी एड्रेसिंग पीपल। तो इनका जो स्टार्टअप है उसका नाम है योर स्टोरी। योर योर स्टोरी का काम ही यही है कि वो जो नए नए स्टार्टअप्स जितने लेके आ रहे हैं, जो भी लेके आ रहे हैं, वेदर इट इज यू और मी, जो भी अच्छा कुछ नया इनोवेटिव लेके आ रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देता है। उनकी जो कहानियां, उनका स्ट्रगल स्टार्ट, उनका उनका ग्रोथ, उनके बारे में सारी जो चीज़ें हैं वो योर स्टोरी अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करता है। इससे पहले इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, CNBC TV 18 में भी। और इनको भी टॉप वॉइसेस में या फॉर्च्यूनर इंडिया की मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमेन में इनको शामिल करा गया है। 1,20,000 से ज्यादा स्टोरीज इन्होंने एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, अलग अलग सेक्टर से एंटरप्रेन्योर्स के बारे में इन्होंने शामिल करी हुई है अपने प्लेटफॉर्म पे। अगला नाम है सूची मुखर्जी का। सूची मुखर्जी जो है, उन्होंने कंपनी अपनी लॉन्च करी है जिसका नाम है लाइम रोड। ये भी एक
इनोवेटिव ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। सूची मैडम ने भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, जो कि आपको देखा होगा आपने, क्योंकि आजकल हर ऑनलाइन सेलर अपना एक स्टोर जरूर बनाएगा, और हर आउटलेट वाला, स्टोर वाला अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेगा। ये बिजनेस मॉडल है जो कि आज के समय में चल रहा है। हर बड़ी कंपनी, वेदर इट इज टाटा, रिलायंस, वो जरूर अपना ऑनलाइन लेके आएंगी। और जो भी ऑनलाइन वाली है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वो आने वाले टाइम में अपने स्टोर्स भी बनाएंगी। तो ये एक दो तरीके के बिजनेस मॉडल हैं जो कि लगभग हर कंपनी आने वाले टाइम में करेगी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने पढ़ाई करी हुई है, कैम्ब्रिज से भी पढ़ाई करी हुई है इकोनॉमिक्स में। इसके बाद में इन्होंने लेमन ब्रदर्स जैसी बड़ी रिनॉन्ड कंपनी, वर्जिनी मीडिया, ईबे जैसी कंपनीज में भी इन्होंने काम करा है। और उसके बाद में 2012 में इन्होंने लाइम रोड है, इस स्टार्टअप की इन्होंने स्थापना करी। और बेसिकली जो फोकस एरिया है इसमें, वो क्लोथिंग का रहेगा। क्लोथिंग सेक्टर को इन्होंने टारगेट किया हुआ, स्पेसिफिकेशन करा हुआ है। उसमें क्लोथिंग में वुमेन, मेन, बच्चे सभी के इन्होंने क्लोथिंग को रखा हुआ है। और ये ऑनलाइन सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसमें यूजर्स अपने प्रोडक्ट्स को खोजते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने बोला कि हर जो प्लेटफॉर्म है वो अपनी किसी न किसी यूनिकनेस की वजह से सस्टेन करता है, लंबे समय तक चलता है। तो यहाँ पर भी एक तरीके की यूनिकनेस आपको नजर आती है कि ये कहीं ना कहीं शेयर करने के ऑप्शन भी देते हैं, है ना। मतलब आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपने किसी को सजेस्ट कर सकते हो, आप उसमें शेयर कर सकते हो अपनी जानकारी। और इसके अलावा अप्रैल और एक्सेसरीज और होम फर्निशिंग में भी इन्होंने बाद में अपने आप को एक्सपेंड करा है। अगले जो अपने एंटरप्रेन्योर हैं, उनका नाम है नमिता थापर। नमिता थापर बड़े ही रिनोन्ड पर्सनालिटी है भारत की, और एमक्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी में वो सीईओ हैं अभी। बहुत रिनोन्ड ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये खुद एक पर्सनालिटी है अपने आप में। ये शी इज मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये जाती है, नए नए स्टार्टअप्स जो लेके आ रहे हैं उनको, उनके बारे में बात करती है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उनको फंड्स भी प्रोवाइड करती है। अगेन शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ शार्क टैंक। शार्क टैंक में भी इन्होंने पार्टिसिपेट करा हुआ है एज ए जज। और एजुकेशन की बात करें तो शी इज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए भी करा हुआ है, और यूएस में इन्होंने फिर बाद में जॉब भी करा है। उसके बाद ये भारत जब लौटती हैं तो एमक्योर फार्मास्यूटिकल कंपनी को ज्वाइन करती हैं। इसके बाद में जो अपने अगली एंटरप्रेन्योर हैं वो है नेहा सिंह। नेहा सिंह भी एक प्रोमिनेंट इंडियन एंटरप्रेन्योर है, और इन्होंने ट्रैक्सन करके कंपनी को को फाउंड करा है, यानी कि साथ में दूसरे फाउंडर भी रहे हैं इनके। और ये जो कंपनी है, ये हमारी पिछली जो कंपनीज के आप एग्जांपल देखोगे उनसे थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है प्राइवेट मार्केट के लिए। देखिए, आज के टाइम में हम बोलते हैं कि सबसे जो जरूरी चीज है वो है डेटा। और डेटा को एक सही तरीके में पिरोते हुए राइट इंफॉर्मेशन को निकाल पाना अगर कोई कंपनी कर लेती है तो वो कंपनी सक्सेसफुल है। देखिए, आज के टाइम में मशीनरी, पैसा सब है, कंज्यूमर की चॉइस का अगर आप पता लगा पाते हो, ट्रेंड को अगर आप भांप लेते हो, तो आप उस तरीके के प्रोडक्ट इजीली बना सकते हो। तो वहां पर बहुत सारे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करते हुए इन्होंने, इनकी कंपनी जो है, एक अलग तरीके से डेटा इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म को है वो प्रोवाइड करती है। नेहा सिंह जी का भी एजुकेशन अगर हम बात करें तो टेक्निकल एजुकेशन, बीटेक, एमटेक करने के बाद में इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करी है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में इन्होंने काम करा है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को हम बीसीजी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। बड़ा ही रिसर्च बेस्ड ये ग्रुप है। और उसके बाद में इन्होंने 2013 में ट्रैक्सन कंपनी को स्टार्ट किया था। और ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, यानी बहुत सारी चीज़ें ये प्लेटफॉर्म देता है, जिसमें ये डेटा को ट्रैक भी करता है,
जो कि स्टार्टअप से रिलेटेड ज्यादातर है, प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड ज्यादा है, इमर्जिंग सेक्टर से रिलेटेड ज्यादा है, और वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में भी ये सर्व करते हैं। प्राइवेट इक्विटी फर्म भी हैं और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट टीम भी है इनके पास में। मतलब ये कई तरीके की सर्विसेज हैं ये अपनी इस कंपनी के अंडर में प्रोवाइड करते हैं। और भाई वेंचर कैपिटल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स में भी, इक्विटी फर्म्स में हम ये समझ सकते हैं, देखिए कोई भी कंपनी के शेयर जो है वो इक्विटी है। ओके, तो आप जब वेंचर कैपिटलिस्ट बन के या एंजल इन्वेस्टर बन के कहीं पे पैसा लगाते हो तो जनरली बदले में आपको उस कंपनी के इक्विटीज मिलते हैं। इक्विटीज मिलने का मतलब ये हो गया कि आपको बदले में उस कंपनी का उतना मालिकाना हक मिल जाता है। तो ट्रैक्सन कंपनी है, ये उस चीज में डील करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है मंजू धवन है। मंजू धवन ने ई कॉम एक्सप्रेस करके एक कंपनी है जो कि लॉजिस्टिक में डील करती है। लॉजिस्टिक में हम समझ सकते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह पे जब माल भिजवाया जाता है या मंगवाया जाता है, यानी वो ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको हम लॉजिस्टिक बोलते हैं। लॉजिस्टिक सेक्टर में कई सारी कंपनीज हैं, उसमें से ई कॉम एक्सप्रेस लिमिटेड जो है, जिनमें मंजू धवन जी को फाउंडर रहे हैं, उसके एक्टिवली काम किया। आजकल लॉजिस्टिक का बहुत बूम है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत गति शक्ति योजना चलाई है, जहां पर महाराष्ट्र में भी जैसे हम देखेंगे बिजनेस का बहुत बड़ा हब है। तो एक जगह से दूसरी जगह पे अगर माल को पहुंचाना है, उस पहुंचाने के ड्यूरेशन को अगर कम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बेटर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर गोडाउन फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी, तो ये सारी चीजें हैं वो गति शक्ति योजना के अंडर में आती है। तो यहाँ पर जो लॉजिस्टिक कंपनीज है उनका रोल बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसा ही जो रोल है मंजू धवन मैडम की कंपनी जो है ई कॉम एक्सप्रेस है वो कर रही है। रीच है इनका, रीच मतलब यानी बहुत सारी जगह इनकी सेटअप्स हैं, उसमें हम 27,000 पिन कोड्स, लॉजिस्टिक जो है वो पिन कोड पे हम बोलते हैं चलता है, कि यानी कि 27,000 लोकेशंस के ऊपर ये अपने प्रोडक्ट को ये डिलीवर करती है या पिक करती है वहां से। इनको भी वुमेन अचीवर इन लॉजिस्टिक सेक्टर का अवार्ड मिल चुका है। वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 में अवार्ड मिला है। अगली हम बात करते हैं स्मिता देवरा का। स्मिता देवरा शी इज co-founder and co-CEO of LEAD, India's pioneering school एजुटेक यूनिकॉर्न। एक वर्ड है वो अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एजुटेक यानी दो शब्दों से इसको मिलाया गया है। यूनिकॉर्न तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एजुटेक का यानी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। आज हमने देखा होगा, हम टीचर्स भी बहुत इस चीज को स्पेशली आफ्टर कोविड समझते हैं, जानते हैं, और आज भी हम जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म से जुड़ के ही इस चीज को चर्चा कर पा रहे हैं। एजुटेक यूनिकॉर्न यानी जो कि ऐसा यूनिकॉर्न जो कि एजुकेशन देता है टेक्नोलॉजी की मदद से। तो ये अपना जो इनका जो स्टार्टअप है लीड, वो एजुटेक में काम करता है। इनके पास 22 इयर्स का रिच एक्सपीरियंस है बिफोर स्टार्टिंग हर ओन स्टार्टअप। इनके पास में 22 साल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एनजीओ भी चलाते हैं, और जो कि एनजीओ गाँव में छोटी जगहों पे आंगनबाड़ियों में जो हम बोलते हैं स्पेशली, उनके साथ में मिलकर काम करता है, उनको अपलिफ्ट करने का काम करता है। और जो एक अलग तरीके से अफोर्डेबल स्कूल्स का सेटअप भी इनका स्टार्टअप कर रहा है, कि कैसे हम बच्चों को, रूरल एरिया के बच्चों को कनेक्ट कर सकें और उनको जोड़ के कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर ये लोग काम कर रहे हैं। स्पेशली मुंबई में ये काफी एक्टिव है। प्री स्कूल इन ए बॉक्स करके इन्होंने एक आंगनबाड़ी का एक सेटअप, एक डिजाइन करा है, उस पर ये एक्टिवली काम कर रहे हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे हार्दिका शाह की। हार्दिका शाह है वो किनारा कैपिटल की सीईओ है। अगेन एक वर्ड यहाँ पे आता है कि किनारा कैपिटल इज ए फिनटेक कंपनी। ओके, तो पहला हमने एजुटेक बात कर था, यहाँ पर आ गया फिनटेक। तो अगेन ये दो शब्दों से बना है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी ऐसी कंपनीज जो कि फाइनेंस देती है टेक्नोलॉजी की बेस्ड। हम उसमें फोन पे, गूगल पे, इनको भी हम फिनटेक की कैटेगरी में रख सकते हैं समझने के हिसाब से। तो हार्दिका शाह ने किनारा कैपिटल करके अपना स्टार्टअप बनाया है जो कि फिनटेक में डील करता है।
बहुत इन्होंने यूएस, यूरोप, एशिया पैसिफिक में भी काम करा हुआ है। जो क्रेडिट गैप गैप रहता है सोसाइटी में, यानी कि जो नीचे के तबके या छोटी संस्थाएं या फर्म, एमई जिनको हम बोलते हैं, वहां पे जो गैप रह जाता है उस गैप को फिल करने के लिए इन्होंने काम किया है, ताकि वहां तक भी जो कैपिटल है वो पहुंच सके। और इसके बाद में जो हम हमारा आखिरी जो स्टार्टअप है इनकी बात करेंगे। राजोशी घोष जो है, इन्होंने हौसरा करके एक कंपनी लॉन्च करी है जिसके ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। सैन फ्रांसिस्को बेस्ड ये एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी है, और ये कंपनी जो है स्पेशलाइज्ड है, ये प्रोवाइड करती है ग्राफ क्यूएल एपीआई। ये आप समझिए आज के टाइम में जितने भी बिजनेस हैं एप्लीकेशन बेस्ड हो रखे हैं, बहुत सारी चीजें एप्लीकेशन के थ्रू रन कर रही है, लेकिन अब उन एप्लीकेशंस के भी बैकग्राउंड के थ्रू या उनके कंप्यूटिंग सिस्टम के थ्रू आप कैसे उनको सॉल्यूशंस दे सकते हो, कैसे उनको और इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हो, उनको कैसे और ज्यादा मॉडर्न बना सकते हो, कैसे उनको डेवलप करा जा सकता है, ये उन एप्लीकेशंस के ऊपर हसोरा कंपनी ये काम करती है। तो ये आज का हमारा जो आखिरी जो हम बोलेंगे कि महिला उद्यमी है वो रही है राजोशी घोष। इनके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ नाम और हैं जिनको हम एग्जैक्टली ये नहीं बोलेंगे कि वो महिला उद्यमी रहे हैं, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि उनमें से कुछ उद्यमी है और कुछ जो है उद्यमी नहीं भी है। वो बिजनेस वुमेन नहीं बोल सकते उनको, उनको हम ये बोलेंगे कि वो बड़ी हस्तियां हैं व्यापार जगत में। अगर आपको कुछ नाम ध्यान में हो तो इंदिरा नूई को लगभग हम सभी जानते हैं, उनके नाम की चर्चा सभी कर चुके हैं। पेप्सिको कंपनी जो कि बहुत बड़ी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वहां पे लंबे समय तक उन्होंने काम किया हुआ है। अरुणा जयंती है कैपजेमिनी, अगेन बहुत बड़ी कंपनी है, वहां की सीईओ है। एक रोशनी नाडार जो है शिव नाडार की डॉटर है, वो भी एक बहुत बड़ा फेमस नाम है। सब मेरे ख्याल से हम सभी जानते हैं HCL कॉरपोरेशन को, जो कि कंप्यूटर्स में आईटी सेक्टर में डील करती है। तो रोशनी नाडार भी बहुत एक्टिवली उस कंपनी में आगे बढ़ चढ़ के काम करती हैं। चंदा कोचर भी एक बड़ा नाम है, हालांकि कुछ आईसीआईसीआई बैंक के वो मुखिया रहे हैं, लेकिन बाद में कुछ एलिगेशंस और इनकी वजह से हम अक्सर थोड़ा सा नाम नहीं लेते हैं उनका। अदरवाइज बहुत बड़ा और बिग पर्सनालिटी रही है मैडम। सावित्री जिंदल जैसे जिंदल ग्रुप जो है, वहां पर भारत की सबसे रिच जो बिजनेस वूमेन है उनको बोला जाता है वैसे। तो ये कुछ ऐसे नाम और भी हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, जिनके बारे में, जिनके बिजनेस में इनकी चर्चा करी जा सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये आपने देखा होगा, जितने भी हमने स्लाइड रन करे अभी, जितने भी हमने चर्चा करी, वहाँ पे आपने ये देखा होगा कि एक तो अनुभव बहुत जरूरी है कि किसी ने काम किया है। जैसे हम बोलते हैं कि स्टार्टअप्स जो नए हैं बोलते हैं कि उनकी उम्र छोटी होती है। ये एक ठप्पा लग चुका है नए स्टार्टअप्स पे। उम्र छोटी होने का मतलब ये हो गया कि जोश जोश में नए स्टार्टअप्स आते हैं, लेकिन वो 5 साल 10 साल में वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये उम्र छोटी को कैसे लंबा करा जाए, ये तभी संभव होता है जब आप साथ में एक रिच अनुभव लेके आते हो, एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी के साथ में जब आप चीजों को रन करते हो, और पर्सनल इंटरेस्ट के साथ में आप उस चीज को रन करते हो, आपका खुद का व्यक्तिगत उसमें अगर रुचि हो किसी प्रोडक्ट को लेके, तो आप और ज्यादा अच्छे से उसको रन कर सकते हो। प्लस एजुकेशन बहुत जरूरी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। ठीक है, ये बात एक चीज भी हम बोल सकते हैं कि हम रूरल बैकग्राउंड से जो आते हैं वो उतना अच्छा एजुकेशन तक रीच नहीं रखते हैं, लेकिन स्टिल अपडेट रहना, जरूरतों को समझना, ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि इतने हाईली एजुकेटेड ना हो के भी बहुत कुछ अचीव किया है। अगर पुराने बिजनेसमैन लोगों की जितने बात करो तो उनके देखोगे आप, एजुकेशन कुछ ज्यादा खास नहीं रहा है, लेकिन वो देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं, क्योंकि उनको
कला थी मैनेज करने की, उनको कला थी रिस्क लेने की, उनको कला थी लोगों को लीड करने की। तो ये कुछ चीजें अगर हम हमारी पर्सनालिटी में इनकलकेट करते हैं, हम इन चीजों को अपनाते हैं, तो बिजनेस करना जो है वो आसान बन सकता है। क्योंकि जैसे कि आज के समय में हम सभी जानते भी हैं, सरकार भी बार बार ये चीजें बोलती रहती है कि नौकरी करने की बजाय नौकरी पे रखो लोगों को। यानी कि इनडायरेक्टली तो ये कहा जा रहा है कि जॉब्स इतने ज्यादा नहीं रहेंगे, तो अच्छा ये होगा कि आप खुद अपने स्टार्टअप्स बनाओ, ताकि और लोगों को भी आप एम्प्लॉयमेंट में रख सको। तो ये फैक्ट भी है, ये सच्चाई भी है। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अगर आप सोसाइटी या इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो देश के लिए, तो भी ये बहुत जरूरी भी है। इसीलिए व्यापार की क्या जरूरत है, जैसे हम समझते हैं कि ये स्टार्टअप्स क्यों आए होंगे। किसी दिन बारिश हो रही होगी, खाना आपको बाहर जाना है लेकिन आपके पास में बारिश की वजह से नहीं जा पा रहे हो, तो आपको कोई व्हीकल की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी, तो ये ओला उबर जैसे एप्लीकेशन लॉन्च हो गए। ऐसे ही जिस दिन खाना बनाने का मूड नहीं हुआ होगा, उस दिन जो है स्विगी जोमेटो जैसे लॉन्च हो गए। तो आपको ये फाइंड आउट करना होता है कि कमी क्या है, उसकी पूर्ति कैसे करी जा सकती है, उसको बिजनेस मॉडल कैसे बनाया जा सकता है। तो इसी के साथ में मैं आज का ये सेशन एंड करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, स्पेशली माय डियर फ्रेंड डॉक्टर हरिबाबू पावड़े सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मुझे ये अवसर दिया, सभी के साथ में जुड़ने का मौका मिला। स्पेशली मैं राजस्थान बेस्ड हूँ, मुझे वापस महाराष्ट्र में मैंने लंबे समय तक काम कराया है, वापस महाराष्ट्र के पार्टिसिपेंट्स साथियों से, सीनियर कोलीग से जुड़ने का अवसर मिला, स्टूडेंट से जुड़ने का अवसर मिला। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही सटीक, सरल, सहज भाषा में सुचारू रूप से सभी उद्यमियों के, खास करके महिला उद्यमियों के बारे में इतनी सहजता के साथ इतनी अच्छी बातें बताई, जिससे कि हमारे यहाँ के सभी महिलाओं को इसका लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इन सारी बातों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो कलम में इनरव्हील क्लब की महिलाएं हैं, उनके बारे में मैं अगर कहना चाहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक वे महिलाएं हैं जिन्हें जमाना बदलना चाहता है, एक वे महिलाएं हैं जिन्हें जमाना बदलना चाहता है, और एक इनरव्हील क्लब कलम की महिलाएं हैं जो जमाने को बदलना चाहती है, जो जमाने को बदलना चाहती है। इसी के साथ इन्होंने, वो आपने बहुत ही बढ़िया वक्तव्य दिया। हमें, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आभार प्रदर्शन के लिए मारुति सिंपले से निवेदन करता हूं कि वे आभार प्रदर्शन करें। धन्यवाद सर। शिक्षण महर्षि ज्ञानदेव मोहेकर महाविद्यालय कळंब तथा इनरव्हील क्लब कळंब, इनके संयुक्त तत्वाधान से 10 दिवसीय व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया था। तो इसमें आज चौथा पुष्प गूंथने के लिए